नमस्कार। विज्ञान की रोशनी चारों तरफ फैलाने वाले इस शो में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा त्रिपाठी। आज हम बात करने वाले हैं दिमाग के उस नक्शे के बारे में जिसे भारत में ही तैयार किया जा रहा है। यूं तो एटलस शब्द को हमने ज्योग्राफी यानी भूगोल के संदर्भ में ही जाना है और समझा है, तो इस ब्रेन एटलस को और डिटेल में समझने की ज़रूरत है। इसमें मदद करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जाने माने न्यूरोसर्जन, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित प्रोफेसर प्रकाश नारायण टंडन जी, और हमारे साथ हैं नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर में साइंटिस्ट और सीनियर प्रोफेसर पर्वत कुमार मंडल जी। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। टंडन सर, आपसे शुरू करेंगे। आपकी आयु 91 वर्ष है। अनुभव के लिहाज से भी आपका दिमाग बहुत सीनियर है। ऐसे में आपको ये एटलस बनाने का जो आइडिया है, ये कैसा लगता है? देखिए, मेरी उम्र की जो आपने बात करी उसके लिए शायद ये ज़रूरी है कि ऐसा मैप हो। हाँ। लेकिन कोई नई चीज़ नहीं है। सबसे पहला मैप बना था कोई 1950 के करीब, 45 समथिंग लाइक दैट। ओके, उस वक़्त उसका दूसरा पर्पस था। जी जी। उसके बाद कई मैप बने दुनिया में डिफरेंट। स्पीगल एंड वाइसेस ने बनाया, शाल्टनब्रैंड ने बनाया, नाराबायाशी ने जापान में बनाया। जी जी। उस वक़्त इसका फंक्शन एक था कि जब हम पार्किंसंस डिजीज़ के पेशेंट को ट्रीट करते थे तो ब्रेन के एक ख़ास हिस्से को डिस्ट्रॉय करना होता था। अच्छा। तो बिना ब्रेन को खोले हुए उस जगह पहुंचने के लिए वो मैप हेल्प करता था कि कैसे वहाँ पहुँचा जाएगा। जी जी जी। तो ये उस वक्त फंक्शन था। वो हम लोगों ने इस्तेमाल किया न्यूरो सर्जरी में। उसके बाद एक एरा आया जब वो डिस्ट्रॉय करने की जगह स्टिमुलेट करने लगे, इलेक्ट्रोड डाल देते थे वहाँ पर। ठीक उसी जगह पे पहुँचे जो कंट्रोल करता था उस बॉडी के हिस्से को। जी जी। और उसको ऑन करने से जो मूवमेंट होती थी पार्किंसंस डिजीज़ की वो बंद हो जाती थी। तो ये पर्पस था जी। अब एक दूसरा पर्पस है जो आजकल जो काम हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है कि अब हम डायग्नोसिस करने के लिए यूज़ करते हैं MRI जी। और उसमें भी वो पार्ट यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं हम लोग फंक्शनल MRI। ओके। जिसमें हम देखते हैं कि ब्रेन जिस वक्त कोई फंक्शन हो रही है उसका कौन सा हिस्सा स्टिमुलेट हो रहा है। ओके। तो वो हिस्सा ब्रेन का कौन सा है वो हर एक आदमी में अलग अलग है। जी। तो जब तक एक मैप न बन जाए स्टैंडर्ड तो पता लगाना कि ये दरअसल में कौन से ब्रेन के हिस्से को इन्वॉल्व कर रहा है वो पता नहीं लगेगा। ये दूसरी चीज़ है। हाँ। एक तीसरी चीज़ और अब हमारे यहाँ ख़ास तौर पे हिंदुस्तान में और बहुत डेवलपिंग कंट्री में और जगह भी इतना माल न्यूट्रिशन है जी। उससे ब्रेन डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये भी चेक। तो उसका स्टैंडर्ड क्या है। तो जब तक हमें पहले स्टैंडर्ड ना मालूम हो, स्टैंडर्ड मैप क्या हो है, तब तक हम उसे कंपेयर कैसे करेंगे कि वो ठीक है, उससे कम है, उससे अलग है। तो इसलिए इसकी एक तीसरी फंक्शन है। जी जी जी। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर में आप तो हमेशा ही ब्रेन पर रिसर्च करते रहते हैं। आपने ब्रेन एटलस पर भी काम किया है। ये ब्रेन एटलस जो है ये एक्चुअली बनाया कैसे जाता है, क्या करते हैं इसके लिए? इसके लिए आप जो सर बोला जो पहले बार आपको MRI हाई क्वालिटी MRI इमेज आपको बनाना कलेक्ट करना चाहिए। अच्छा। तो ये अभी तक इन 2-3 तरीका MRI इमेज आपको कलेक्ट करना है। पहले वाला जो इमेज है जो हाई क्वालिटी इमेज होगा तो T1 वेटेड इमेज बोलता है। तो उसकी तरफ से आपको सुपर आउटर सरफेस को अच्छा से आपको इमेज मिल जाएगा। जी जी जी। तो दूसरा वाला चीज है द T2 वेटेज इमेज है, वो ब्रेन का अंदर में जो डिटेल पिक्चर है सर जो बोला, तो वो डिटेल पिक्चर वहाँ पे आ जाएगा।
तीसरा है फ्लेयर वाला एक इमेज आएगा, वो जो वेंटिकल्स है ब्रेन में, उसको साइड में क्या क्या स्मॉल स्मॉल चीज है उसका डिटेल आ जाएगा। तो आपके ब्रेन टेम्पलेट जो और एटलस जो बोल रहा है आप, तो इसीलिए आपको 3 चीज का डेटा आपको होना चाहिए, उसके बाद उसको टेम्पलेट बनाना चाहिए, उसके बाद उसको वैलिडेट करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेन साइज और बड़ा है छोटा है इसके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जी जी। आप सर ब्रेन साइज आपके हिसाब से कितना इम्पोर्टेंस है ब्रेन साइज का? हम एक छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं और इसको कंटिन्यू करेंगे कि ब्रेन के साइज का इम्पोर्टेंस क्या है और आप जो जानकारी और देना चाहते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि हमारे दिमाग का जो साइज है उसका कितना इम्पोर्टेंस है रिसर्च में और रिसर्च की फाइंडिंग्स में। डॉक्टर टंडन, आप हमें बता रहे थे कि ब्रेन के साइज को लेकर आपकी क्या राय है? मैंने जैसे बताया आपको जी, ब्रेन का साइज किसी हद तक इम्पोर्टेंट है जी, लेकिन यही एक चीज़ नहीं है जो ब्रेन की फंक्शन डिटरमिन करती है। इसलिए इसके ऊपर हमें ज़्यादा अपना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर ये नहीं है तो क्या है इम्पोर्टेंट? इम्पोर्टेंट है पहले ये जाने आपके ब्रेन में है क्या। जी, तो अगर आप कहें तो मैं इसके बारे में ज़रूर सर, ज़रूर। तो एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग का ब्रेन जो है वो तकरीबन 3 पाउंड का होता है। जी सर। और उसमें जो ब्रेन है उसमें सेल्स होते हैं, लाइक जैसे लिवर में लिवर सेल्स होते हैं, ब्रेन में ब्रेन सेल्स होते हैं, उसको हम लोग न्यूरॉन कहते हैं ब्रेन में। तो आपको मालूम है कि ब्रेन में कितने न्यूरॉन्स हैं? कितने हैं सर? 30 बिलियन सेल्स। ओके, दैट इज इम्पोर्टेंट। The number of cells, neurons, that's important. और जो अभी हमने बात करी थी कॉर्टेक्स की, जी, जो प्रभात जी ने अभी कहा था, उसी में 20 मिलियन है। ओके। अच्छा, अब हर न्यूरॉन में एक, इसको कहते हैं डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स निकलते हैं जी, जो उसको दूसरे सेल से कनेक्ट करते हैं। बिल्कुल। तो ये इसमें दिखाया है कि ये न्यूरॉन से निकल के एक्सॉन अगर उसे मसल तक जाना है, तो कहाँ उसमें, तो बीच बीच में उसमें जोड़, एक सेल से दूसरे सेल जाने में एक जगह होती है जहाँ वो टच करता है दूसरे सेल को। ओके। उसको हम लोग कहते हैं साइनेप्स। हाँ जी। अगर आप साइनेप्स का जिक्र करें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो आपको ताज्जुब होगा कि कितनी साइनेप्स हैं। कितनी है सर? मिलियन बिलियन। मिलियन बिलियन। माय गॉड। और वो हमेशा एक नहीं रहती, जी जी जी, बदलती रहती है। एक्शन के हिसाब से आप काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से बनती है, बिगड़ती है। तो ये हाल है कि 1 सेकंड से दूसरे सेकंड तक हमारा ब्रेन एक जैसा नहीं होता, डायनामिक। ओके। और 2 आइडेंटिकल ट्विन का ब्रेन एक जैसा नहीं होता। जी जी जी। तो इसके मतलब ये हुए कि साइज ही पे ज़्यादा ध्यान न दिया जाए जी। जो असली काम हो रहा है वो फाइनेंस ध्यान दिया जाए, उस पर जरा ध्यान दिया जाए। सर, जैसा आप कह रहे हैं कि ब्रेन जो है वो एक आदमी से दूसरे आदमी का, इवन ट्विंस का भी डिफरेंट होता है, तो इस पर रिसर्च करना तो बहुत ही मुश्किल होता होगा। आप लोग कैसे ये फाइंडिंग्स निकालते हैं, कैसे रिसर्च करते हैं फिर इतने सारे डिफरेंसेस के बावजूद? नहीं, डिफरेंस है दैट अंडरस्टैंडिंग सेम इंफॉर्मेशन आपके पास है, उसके ट्विन ब्रदर के पास है, बट एक इंटरप्रेट डिफरेंट तरफ से करता है। आप 2 सिस्टर है, बट साइज के लिए मेरा है कि स्टैटिस्टिक अमेरिकन साइंटिफिक अमेरिका में एक रिसर्च हुआ, वहाँ पे देखा तो ब्रेन साइज के साथ
उसका जो फंक्शनलिटी है जो उसका कोरिलेशन 0.3. सो दैट मीन्स ओनली 9% ब्रेन साइज एंड द फंक्शनलिटी. द ब्रेन आपका छोटा है डजंट मीन दैट यू आर इनकॉम्पिटेंट एट ऑल. हाउ आप कैसे इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहे हैं जी, यही इम्पोर्टेंट है. तो पहले बार इसीलिए पहले डिबेट हुआ था दैट ब्रेन साइज मैटर है. इट काइंड ऑफ इन कंक्लूसिव वे दे सेटल डाउन दैट इसका साथ इसी तरफ से ध्यान नहीं साथ जो बोला वही कंक्लूजन है. जी जी जी. जैसे ये जो ब्रेन का साइज का हम बात कर रहे हैं, जो इंटेलिजेंस है उससे भी कोई कोरिलेशन होता है? विद इन लिमिट्स कोई रिलेशनशिप नहीं है. अच्छा. आइंस्टाइन का ब्रेन जब एग्जामिन किया गया जी जी जी, और कॉमन लोगों का ब्रेन से एग्जामिन किया गया तो कोई मेजर डिफरेंस नहीं था साइज में. नहीं मिला. लेकिन एक पार्ट था उनके ब्रेन का जिसका साइज एवरेज साइज से बड़ा था. ये इम्पोर्टेंस है मैप की. अगर आपके पास मैप होता ही नहीं तो कैसे पता चलता कि बड़ा एक छोटा. जी बिल्कुल. दूसरी चीज एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग चीज है, जो टैक्सी ड्राइवर होता है अब तो लगा लिए मैप वैप लगा लेते हैं, लेकिन टैक्सी ड्राइवर तो पहले अपने याददाश्त से चलते थे. जी. तो जो टैक्सी ड्राइवर 20 साल से काम कर रहा था उसका ब्रेन कंपेयर किया गया ऐसे लोगों का कंपेयर टू एवरेज ब्रेन. तो देयर वाज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन व्हिच वाज नॉट द होल ब्रेन बट ओनली पार्ट ऑफ द ब्रेन व्हिच कंसर्न्स विद स्पेशल ओरिएंटेशन. वो बड़ा निकला उनमें. तो हमें ये लगा कि अगर आप किसी पार्ट को यूज ज्यादा करते हैं तो वो पार्ट बढ़ जाएगा. सारा ब्रेन नहीं बढ़ा, सारा ब्रेन छोटा नहीं हुआ, लेकिन वो बढ़ गया. तो इसलिए मैप की जरूरत पड़ती है. जी 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 जी. एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है अभी. ब्रेक के बाद हम बात करेंगे दिमाग से जुड़ी बीमारियों के बारे में. इस ब्रेन एटलस की मदद से इन बीमारियों की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में किस तरह की मदद मिलेगी, जानेंगे ब्रेक के बाद. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. ब्रेक पर जाने से पहले जैसा मैंने कहा कि दिमाग से जुड़ी बीमारियां और उनके डायग्नोसिस पर ये जो सारा हम ब्रेन एटलस डेवलप कर रहे हैं, रिसर्च हो रहा है, इसका कितना असर होता है, क्या फायदा है? पहले एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ. जो अभी तक ब्रेन टेम्पलेट बोल रहा है, द MNI टेम्पलेट बोला, वो यंग लोग को ब्रेन टेम्पलेट बनाया. अच्छा. वहाँ पे एवरेज एज है 32. ठीक है. तो इसीलिए नहीं है इंडियन नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर NBRC में हमारा देखना है दैट और सीनियर सिटीजन को रिलेटेड जो डिजीज है, अल्जाइमर है, पार्किंसन है, दिस डिजीज आर यंग पीपल को नहीं होता है. तो इसीलिए टेम्पलेट चाहिए, उसका एज मैच करना जरूरी है, अदरवाइज इसका कुछ यूज नहीं होता सकता. अच्छा. तो हमारा ये नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर से टेम्पलेट बना दिया एक नॉर्मल एज के लिए, वो कंपेयर कर सकते हेल्दी लोग के लिए. अच्छा. बट दूसरा वाला चीज यही है दैट एक सीनियर सिटीजन के ब्रेन को अच्छा से इमेज करके वो टेम्पलेट काम चल रहा है, वो एक महीने में कंप्लीट हो जाएगा. जी जी जी. सो ये आप अल्जाइमर के लिए, पार्किंसन के लिए आप यूज कर सकते. आप डॉक्टर टंडन कैसे देखते हैं? आपने तो इतने सालों इलाज किया है इस तरह की बीमारियों का, दिमाग से जुड़ी हुई परेशानियों का. आप इस ब्रेन मैपिंग को इसमें कितना मददगार देखते हैं? जब कोई सिम्टम होता है ब्रेन डैमेज से तो छोटे मोटे उससे नहीं होता है, उसमें काफ़ी डैमेज हो जाता है, तब सिम्टम आता है. तो वो वैसे ही ऑर्डिनरी MRI पे, CT स्कैन पे वो दिख जाता है. अच्छा. अब जैसे मैं ये आपको बताऊं, ये एक मैप है. यू कैन हैव सिमिलर मैप ऑन MRI. ओके. इमेजिंग पे, नॉट फंक्शनल MRI. मान लीजिए कि उसे स्ट्रोक हो जाता है पेशेंट को. तो ये हिस्सा जो है ब्रेन का, यहाँ पे आपको डैमेज दिख जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कितना साइज है, कितना बड़ा है कि नहीं. पेशेंट आया, उसको पैरालिसिस है, आपने मैप देखा, ये MRI किया, उसमें आपने देखा कि ये हिस्सा अफेक्टेड है कि नहीं है. अगर अफेक्टेड है तो कितना अफेक्टेड है जी. उसके लिए तो ज़रूरी है. लेकिन अगर आप स्टडी करना चाह रहे हैं कि कोई ड्रग दे रहे हैं या कोई और
ट्रीटमेंट दे रहे हैं, देखना चाहते हैं कि उसके देने से ये जो डैमेज्ड एरिया वो छोटा होता है कि नहीं होता है, तो मैप की ज़रूरत होती है। ये हिस्सा है ब्रेन का जी, जिससे मेमोरी डेफिसिट का। अच्छा, तो अगर मेमोरी आपकी खराब है, आपने MR स्कैन लिया और उसमें आपको दिखा कि ये नॉर्मल है, तो आप कहेंगे ये तो उम्र के हिसाब से थोड़ा बहुत कम है। और अगर ये डैमेज दिखा तो आपको मालूम है कि ये डिजीज है, बीमारी है। उसके आगे ये और भी काम करते हैं इसमें, ये तो उसे मैप से कोई इन सम वे इट इज इम्पोर्टेंट, ये इसमें और उसके केमिकल्स देखते हैं अपने टेस्ट करके, ये बताएंगे कैसे कैसे। अच्छा, एक नया चीज यहाँ पे आविष्कार किया नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर से, वो सारी भी इंट्रोड्यूस किया इंस्टीट्यूट के लिए, इसीलिए तो मैं चांस मिला काम करने के लिए। तो वहाँ पे एक एंटीऑक्सीडेंट है ब्रेन, वही हिपोकैम्पस बोलता है। ये तो दिखाया मैंने, सर दिखाया वो हिपोकैम्पस में एंटीऑक्सीडेंट आपका ज्यादा होगा। ठीक है। तो वो हिपोकैम्पस का लेवल जब कम हो जाएगा तो आपका थोड़ा सा दिमाग का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। बात यही है, जो दिमाग आपका प्रॉब्लम आने के पहले ही ये चेंज हो सकता है। जी। तो हमारा यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है, वो वहाँ पे टेक्नोलॉजी है, आपको पता चल जाएगा, आपको बोल देंगे जो आपका इतना अमाउंट है, थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करना है, कुछ करना है, तो ये हमारा तरफ से। लाइफस्टाइल चेंज करने से फर्क पड़ता है सर उसमें, इलाज वो करने से? बहुत फर्क पड़ता है। और सबसे जरूरी है एक्टिविटी करना। जी। और हमारा एक स्लोगन है, वो ये है ब्रेन के लिए, यूज इट और लूज इट। ओके जी, समझ गए। तो अगर आप इसे जितना यूज करेंगे उतना ये चलता है जाता है। बिल्कुल सही। सर, जो आम आदमी है वो ब्रेन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं भी जानता होगा, वो एक चीज़ समझता है इंटेलिजेंस कोशेंट, वो उससे रिलेट करता है जनरली इंटेलिजेंस को या ब्रेन की एक्टिविटी को। टंडन सर, आप कैसे देखते हैं इंटेलिजेंस कोशेंट IQ का? इट्स अगेन ए इंडेक्स ऑफ हाउ विद इन कोट इंटेलिजेंट यू आर। जी, राइट जी। बट द इंटेलिजेंस टेस्ट देमसेल्व्स आर बायस्ड। हाँ। जिसने पढ़ा लिखा नहीं है जी, वो भी इंटेलिजेंट होता है, हाँ। लेकिन वो टेस्ट में फेल हो जाएगा। बिल्कुल। ओके, सो हर चीज की एक रिलेटिव इम्पोर्टेंस होती है, ये ध्यान रखना जरूरी है। जी। राइट नाउ इसमें कोई शक नहीं कि जिनकी IQ 130 के ऊपर है जी, वो जरूरत से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और जिनकी 70 से नीचे है, हाँ। वो कमजोर है। जी। और जिसकी 30 से नीचे वो इम्बेसाइल है, वो तो बिल्कुल बेकार है। राइट तो अगर हमें कोई स्टडी करनी है, लेट अस से एक पॉपुलेशन स्टडी करनी है, या हमें कोई किसी को एम्प्लॉय करना है आर्मी में या किसी काम में, तो उसमें देखना ज़रूरी है कि ये इसकी इतनी इंटेलिजेंस है कि जो काम हम इससे कराना चाहते हैं वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। जी। उतनी इम्पोर्टेंस से ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। मेरे दिमाग में एक और चीज़ आ रही थी, बस क्लोजिंग का ही टाइम हो रहा है। ब्रेन का एटलस, एक्चुअली जैसे हम एटलस से जो समझते हैं वो ज्योग्राफी का एटलस, ब्रेन का एटलस कैसा दिखता है? किसी ऐप के जरिए या किसी कंप्यूटर स्क्रीन पे हम उसको देख सकते हैं एग्जैक्टली कि कैसा दिखता है? ब्रेन का एटलस कंप्यूटर में आपको एक इमेज है, उसके सब और जगह का एक नोमेनक्लेचर है ना। आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे, GPS का एक कोऑर्डिनेट है जी, तो XYZ आप दोकलाम जाइए, कश्मीर जाइए, उसका एक कोऑर्डिनेट है। हाँ। तो ब्रेन का भी और जगह का XYZ कोऑर्डिनेट है, उसका अलग अलग नाम होता है। जी। ठीक है ना। हाँ। तो यही है एटलस। अच्छा होगा तो इसको वैलिडेशन नहीं होगा तो इसका कुछ काम नहीं है। तो ये वैलिडेशन फंक्शनल MRI के तरफ से करना है। एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको बोल रहा है ये डोकलाम का और कश्मीर का बारमूला का जाएगा का कोऑर्डिनेट है, आप सीधा उसको फॉलो करके वहां पे पहुंच सकते हैं। ब्रेन का इसी तरफ से हो सकता है। आपको अच्छा से टेम्पलेट किया, टेस्ट किया, वैलिडेट किया तो कोऑर्डिनेट बोल देंगे, तो एक रिस्पेक्ट सर्जन जो ब्रेन का असली काम कर रहा है तो उसको भी पता चल जाए कहाँ तक जाना है, वहां पे वो
वो जहाँ के जाए रीच करके बंद बोले यही जाएगा है, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बिना ब्रेन को खोले हुए, बिना ब्रेन को खोले हम उस जगह तक पहुंच सकते हैं जहाँ कुछ वहाँ पे आप इलेक्ट्रोड डाल सकते हैं। उससे चाहे वहाँ पे स्टिमुलेट करें, चाहे उसे डिस्ट्रॉय करें, चाहे उसे रिकॉर्ड करें। तो ये चीज की जाए। ये हमारा नेशनल ब्रेन रिसर्च से ब्रह्मा एक टेम्पलेट बना दिया। तो यहाँ के एक चीज है, आपको डीप ब्रेन सर्च जो बोला अंदर में वो जगह को सब्सटेंसिया नायग्रा जो वो पार्किंसन डिजीज में बहुत इन्फॉर्म होता है, वो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। इसीलिए उसको मैं वो सबको फ्री में एकेडमिक इंस्टीट्यूट में दे सकते हैं, उसको देने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत अच्छा, इस तरह के रिसर्चेस आगे आप करते रहें और इससे बहुत सारी और जानकारी हमें मिलते रहे, इसके लिए आपको शुभकामनाएं। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमें इतनी सारी अच्छी अच्छी जानकारियां देने के लिए। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? आप अपनी राय और सुझाव हमें नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें